हेलो, क्या हाल है सबके। तो स्वागत है जी मेरे एक और नए ब्लॉग में शुरू कर रहा हूँ इस नए रूम से जिसमें मैं आज ही शिफ्ट हुआ हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, मैं रूम्स देख रहा था और मुझे फाइनली ये रूम मिला। कल रात को मैंने उनको मैसेज किया जो इस अपार्टमेंट में रहते हैं, जो फ्लैटमेट्स हैं उनको मैंने मैसेज किया। उन्होंने ऐड डाला हुआ था, उन्होंने मेरे को उसी समय रिप्लाई किया कि आप कल आ सकते हो रूम देखने। तो मैं सुबह रूम देखने आया, मुझे ठीक लगा तो मैंने इसको डन किया। मैंने रेंट और बॉन्ड पे कर दिया है। पर ही रहने वाला हूँ जब तक कि मुझे कोई और अच्छा रूम नहीं मिल जाता, क्योंकि ये रूम तो मैंने टेम्प्रेरीली लिया है कुछ टाइम के लिए, जब तक मुझे एक अच्छा और इससे ज़्यादा सूटेबल रूम नहीं मिल जाता। अपने आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको ये वाले अपार्टमेंट का भी टूर दूंगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे एक छोटा अपार्टमेंट ऑकलैंड में कैसे मिलता है। बट आज की इस वीडियो का मेन एजेंडा कुछ और है, तो वो मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ। तो इस बिल्डिंग में जो मेरा अपार्टमेंट है वो मेरे को मिला है 7th फ्लोर पे। बट यहाँ पे लिफ्ट होती है हर बिल्डिंग में, तो अच्छी बात है। यहाँ पर होते हैं मेल बॉक्सेस हर एक फ्लैट के, तो यहाँ पे किसी को कोई मेल आता है, कोई चिट्ठी आती है, तो यहाँ पे रख के चले जाते हैं। तो जी ये आ गए हैं हम बिल्डिंग से बाहर, और मेरी बिल्डिंग यहाँ पर है वो लोकेशन कुछ ऐसी है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है वैसे तो। मैं ढूंढ ही रहा था कि मेरे को यहीं पे इधर ही कहीं मिल जाए फ़िलहाल के लिए। जो मैं सोच रहा हूँ कि खुद का जो अपना अपार्टमेंट लूँगा वो भी इधर ही कहीं लूँगा। ये काफ़ी अच्छी लोकेशन लगती है मेरे को। तो जैसे कि मैंने बताया था, आज का ब्लॉग का एजेंडा कुछ और होने वाला है। तो वो है ये कि जब एक स्टूडेंट न्यूजीलैंड आता है या ऑकलैंड आता है स्पेशली पढ़ने के लिए, तो एक स्टूडेंट यहाँ पे अपने लिए इनिशियली टेम्प्रेरी अपार्टमेंट या टेम्प्रेरी अकोमोडेशन कैसे कर सकता है, कहाँ कर सकता है, क्या उसके चार्जेस होते हैं, वो सब मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो ये एक हेल्पफुल वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, जो न्यूजीलैंड आना चाहते हैं। तो अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ वो काफ़ी क्लोज़ है 88 कुक स्ट्रीट के वो अपार्टमेंट जो मैंने आपको कल दिखाया था, जिसमें मैं इनिशियली रहता था। तो इधर ही नीचे है, तो अभी मैं उसके काफ़ी क्लोज ही रह रहा हूँ। और ये लोकेशन काफ़ी सही भी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे फ्लैट्स मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े मिल जाते हैं बेसिकली। बट जहाँ भी मैं रह रहा हूँ वो तो आई थिंक कोरियन स्टाइल या ऐसा कुछ डिज़ाइंड है। वैसे तो कहने को वो 2 रूम वाला फ्लैट है, बट वो 1 रूम फ्लैट होना चाहिए था, तो उसमें काफ़ी अच्छी खासी स्पेस बन सकती थी। बट उसमें सब कुछ कॉम्पैक्ट करके वो एक छोटा सा 2 रूम फ्लैट बनाया हुआ है। एक ये सामने जो लाइलो करके हॉस्टल है, ये भी एक हॉस्टल है, बट इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। बाकी हॉस्टल्स में जैसे सिंगल रूम्स होते हैं, डॉर्मेटरीज़ होती हैं। डॉर्मेटरीज़ बेसिकली शेयर्ड रूम होता है 4 जनों का या 6 जनों का, जिसमें बंक बेड होते हैं, तो उसका प्राइस थोड़ा कम होता है। अगर आप सिंगल रूम लेते हो तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। पर लाइलो में आई थिंक सिंगल बेड वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। प्लस इसमें जो डॉर्मेटरीज़ रूम, जो शेयर्ड रूम होते हैं, उसमें बंक बेड्स की जगह कैप्सूल बेड्स होते हैं। पर वो कैप्सूल बेड्स उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं होते जिनको छोटी जगह में सफोकेशन होता है। क्या वर्ड होता है यार, वो वर्ड भूल गया हूँ मैं। क्या होता है यार वो एक वर्ड, एक फोबिया होता है जो छोटी जगहों में जिनको सफोकेशन होती है, डर लगता है। दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, खैर जो भी होता है अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। बट वो जो वर्ड होता है, वो जिनको जो वो वाला फोबिया होता है, वो लोग तो उसमें नहीं रुक सकते, क्योंकि वो कैप्सूल्स ऐसे पैक्ड हो जाते हैं, तो सफोकेशन हो सकती है उसमें उन लोगों। तो बेसिकली अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वो एक हॉस्टल है। तो आप यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके के हॉस्टल्स होते हैं जो बुक कर सकते हैं। तो हॉस्टल मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है शुरू में यहाँ के रहने के लिए। अनलेस तुम्हारे पास अता ही पैसा है, तो फिर तो तुम होटल में रहो, कहीं भी रहो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट जो थोड़ा चीपर ऑप्शन देख रहे हैं उनके लिए मेरे हिसाब से हॉस्टल बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो हॉस्टल में हमें $30 to $60 का रेंज होता है जो हमें हॉस्टल में पे करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग कि आप कैसा रूम ले रहे हो। अगर आप शेयरिंग में रह सकते हो तो आपको अराउंड $30 to $35 पर नाइट पड़ेगा। उसमें तो बनता है हमारा 1500 से 2000 रुपये। अगर आपको सिंगल रूम लेना है हॉस्टल में तो वो अराउंड आपको पड़ जाएगा 2500 से 3000 रुपये पर नाइट। वहीं अगर हम होटल की बात करें तो मिनिमम स्टार्ट ही 6000 पर नाइट से होता है। रुपये की बात कर रहा हूँ मैं, डॉलर्स में वो अराउंड 100 to 150
पर नाइट जो चीपेस्ट होटल यहाँ पे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हॉस्टल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि हॉस्टल ही देखने पड़ेंगे। हॉस्टल में भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस आप देख सकते हो, तो सर्फ एंड स्नो है, सिल्वर फर्न है, YMCA है, ऐसे ही एक 4th स्ट्रीट हॉस्टल करके भी है। ये जो हॉस्टल्स हैं ये यहाँ पर काफ़ी कॉमन है और काफ़ी चीप भी मिल जाते हैं। तो आप इन सब में से कोई सा भी एक हॉस्टल गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसके बारे में देख सकते हो कौन से रूम्स अवेलेबल है, कौन सी डेट्स को अवेलेबल है, वो सब आप खुद से रिसर्च कर सकते हो और उस हिसाब से अपना बुकिंग कर सकते हो। 4th स्ट्रीट हॉस्टल इसमें से वो है जिसमें मैंने बुकिंग करी हुई है। तो मैं आज की रात उस हॉस्टल में ही रहने वाला हूँ। कल सुबह मेरा वहाँ से चेकआउट होगा। तो मैं आज आपको उस हॉस्टल का अंदर से दिखाऊंगा कि एक सिंगल रूम, मैंने एक सिंगल रूम लिया हुआ है। शेयरिंग में भी आप ले सकते हो अगर आपको और सस्ता लेना है, पर मेरे हिसाब से 4th स्ट्रीट हॉस्टल का सिंगल रूम काफ़ी चीप है कंपेरिजन में दूसरे हॉस्टल्स के। तो इसलिए मैंने सिंगल रूम ही प्रेफर करा है वहाँ पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है। वो पड़ा है $50 पर नाइट पे। तो $50 पर नाइट के हिसाब से मेरे को सिंगल रूम मिला है। अगर मैं शेयरिंग वाला लेता तो वो और भी सस्ता हो सकता था, $30 हो सकता था मैं भी। तो मेरे को तो जो सिंगल रूम पड़ा है वो पड़ा है $50 पर नाइट पे। तो यही सिंगल रूम अगर मैं किसी दूसरे हॉस्टल में देखता तो अराउंड $80 के पड़ता। और उसका भी रीज़न है, वो मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों यहाँ पर इतना चीप क्यों है सिंगल रूम, वो आप अभी देखोगे आगे वीडियो में। और मैं सिंगल रूम बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आपका सब कुछ प्राइवेट बाथरूम, प्राइवेट किचन होगा। सिंगल रूम मतलब कि आपके पास एक सेपरेट रूम होगा जिसमें एक सेपरेट बेड होगा आपका, सिंगल बेड, और वो बस एक प्राइवेसी आपको चाहिए तो उसके लिए होता है। बाकी जो बाथरूम और जो किचन होता है शेयर्ड होता है पूरी बिल्डिंग का। तो वो बाथरूम एक लाइक पब्लिक बाथरूम के जैसा होता है, खूब सारे टॉयलेट्स होते हैं, काफ़ी सारे शावर बॉक्सेस होते हैं उसमें। तो एक पब्लिक बाथरूम होता है। किचन का भी सेम है, पूरा बिल्डिंग के लिए होता है। जब भी आपको खाली मिले आप जाके वहाँ खाना बना सकते हो। रात को 11 बजे तक खुला रहता है। तो किचन का भी ऐसा ही शेयर्ड हिसाब किताब होता है। तो ये अपनी ग्रॉसरी ले जाओ, खाना बनाओ और खाओ और वापस आ जाओ। और उसमें तो किचन एरिया और बाथरूम एरिया भी मैं आपको दिखाऊँगा उसमें कैसा होता है। तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ हॉस्टल पे। मेरे को जाना है यहाँ से अंदर और हमारी लाइट ऑन हो चुकी है, तो मैं फटाफट से क्रॉस भी कर। यहाँ पे कबूतर भी उड़ते नहीं हैं, आलसी कबूतर होते हैं यहाँ के, पैदल पैदल घूमते रहते हैं पूरी सड़कों पे। तो जी हम पहुँच चुके हैं अपने 4th स्ट्रीट हॉस्टल। ये हॉस्टल बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। अंदर जाने के लिए इसका मेरे पास एक्सेस कार्ड है जो हमको लगाना पड़ता है। वो आपको जब आप चेक इन करने आओगे रिसेप्शन पे मिलेगा। वैसे तो आपको कोई अंदर कर देगा उस टाइम पे जो रिसेप्शन पे बैठा होता है। तो कार्ड हमने इधर लगाया, ये दरवाज़ा अपने आप खुल गया। यहाँ रिसेप्शन टेबल है। नॉर्मली यहाँ कोई बैठा रहता है, इंडियन ही होगा क्योंकि ये बेसिकली आई थिंक किसी इंडियन का ही हॉस्टल है। और इसको मैनेज भी इंडियंस ही कर रहे हैं जिनको यहाँ पे वर्क वीज़ा बुलाया गया है जॉब करने के लिए एज ए रिसेप्शनिस्ट, मेंटेनेंस, स्टाफ, सब कुछ। तो यहाँ सब इंडियन ही कर रहे हैं। तो इसलिए आपको यहाँ रिसेप्शन पे भी कोई इंडियन बंदा ही बैठा मिलेगा। जो मेरे को मिला था यहाँ पर चेक इन के टाइम में, तो बहुत अच्छा बंदा है, रियली नाइस का है। तो उसने मेरे को सब कुछ बताया कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, कहाँ किचन है, कहाँ बाथरूम है। तो हमारी लिफ्ट आ चुकी है। मेरे को जो रूम मिला हुआ है वो है 2nd फ्लोर पे। तो अभी मैं जाऊँगा 2nd फ्लोर। तो लिफ्ट से बाहर आते ही ये हॉल का मेन गेट होता है। ये भी बिना कार्ड के नहीं खुलता। तो यहाँ कार्ड लगाया और ये खुल गया। तो ये है जी मेन हॉल। तो ये सारे रूम्स हैं, आई थिंक ये सारे सिंगल रूम्स हैं। तो मेरे को भी सिंगल रूम मिला हुआ है, ये वाला रूम नंबर 200। कार्ड लगाया और रूम खुल जाता है। कार्ड लगाने के बाद अंदर आके सबसे पहले आपको दिखता है ये बेड, सिंगल बेड, जिसके सामने पे है ये बिल्कुल बड़ी सी विंडो है। अच्छी खासी लाइट आती है यहाँ से। सामने का व्यू आपको कुछ ऐसा मिलता है विंडो से। बाहर की स्ट्रीट दिखती है, सामने वाली बिल्डिंग्स दिखती हैं। तो व्यू तो नाइस है। तो जी सिंगल रूम आपका कुछ ऐसा है। उसमें आपको मिलता है एक ऐसा टेबल, एक मिलती है उसके साथ चेयर, और ये हमारा ड्रॉर होता है। इसमें आपको मिलता है ये एक साबुन की टिकिया और ये इन्फॉर्मेशन सारी, रिसेप्शन का कॉल नंबर, रूम नंबर, वाईफाई पासवर्ड, वो सब। और इसमें नीचे यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे कबर्ड जैसा भी होता है, तो आप चाहो तो अपना सामान वहाँ यहाँ रख सकते हो। तो जी बस ये होता है सिंगल रूम। और एक ये कोने में छोटी सी डस्टबिन। तो ऐसा होता है सिंगल रूम 4th स्ट्रीट हॉस्टल का। बाकी और हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे सिंगल रूम होते हैं, वो मेरे को पता नहीं कैसे होते होंगे, बिकॉज़ मैं वहाँ रहा नहीं हूँ। एक बार जब मैं शुरू में न्यूजीलैंड आया था तो पहला दिन जैसे मैंने बताया था, मैं एक बैकपैकर में रहा था जिसका नाम है सर्फ एंड स्नो। तो उस वाले बैकपैकर में मैंने एक्चुअली शेयरिंग वाले रूम में रहा था। तो उसमें
4 बंक बेड थे जिसमें और लोग भी रह रहे थे और मैं भी रह रहा था। तो उसका एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। लाइक वहाँ पे क्लीनलीनेस और बाकी चीज़ें मैं देखूँ तो यहाँ से काफ़ी बेटर थी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रूम चीप पड़ता है बाकी हॉस्टल्स के कंपैरिजन में, सिंगल रूम की अगर मैं बात करूँ तो। मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तो ये देखो क्या हालत है दीवारों की, बिल्कुल दीवारें पेंट वेंट कुछ नहीं करते, सब कुछ ऐसा ही है। पर्दा मैंने आपको अभी तक दिखाया नहीं है, तो पर्दे का कुछ ऐसा है कि ये ऊपर से शायद टूटा हुआ है। तो अगर मैं इसको खिड़की पे इधर से पूरा बंद कर दूँ ऐसे, तो ये इधर से पूरा खुल जाता है, क्योंकि ये जो ये लटक रहा है ये आई थिंक ऊपर वहाँ पे हुक होना चाहिए था, बट इसका हुक वुक टूटे हुए हैं। तो अगर मैं इसको इधर बंद करूँ तो ये इधर से खुल जाता है। तो ये पर्दे का हिसाब है। और यहाँ बेड के नीचे आपको मिल जाते हैं सॉकेट्स। आप देख सकते हो न्यूजीलैंड के सॉकेट्स ऐसे पतले वाले होते हैं, ट्रायंगल वाले। तो जब आप इंडिया से आओगे तो आपके चार्जर वार्जर तो यहाँ फिट होंगे नहीं, तो आपको यहाँ एक सॉकेट खरीदना पड़ेगा, जो मैंने भी खरीदा था पहले दिन। तो वो उसमें आपका इंडियन वाला चार्जर लगता है और फिर वो आप वॉल सॉकेट में लगा सकते हो उसको, तब आपका सब चल जाएगा यहाँ पे इंडिया वाला। वैसे तो वो सॉकेट मैंने इंडिया में भी ढूंढने की कोशिश करी थी, क्योंकि मेरे को पता था कि यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। मेरे को लग रहा था वहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाएगा तो वहाँ से ले लेता हूँ, बट मेरे को पता चला कि इंडिया में तो वो वाला सॉकेट अवेलेबल ही नहीं होता। टूर तो हो गया, रूम ऐसा दिखता है, एक सिंगल रूम। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम एरिया कैसा होता है। बाथरूम पूरी बिल्डिंग का एक ही है, जो लकीली इसी फ्लोर पे है जिस पे मैं हूँ। तो मेरे को बाथरूम जाने के लिए कोई लिफ्ट विफ्ट में नहीं जाना पड़ता, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती, सेम फ्लोर पे ही है। और बाथरूम का एक्सेस भी कार्ड लगा के होता है। तो जी ये है हमारा पब्लिक शावर एरिया। तो ये अंदर शावर बॉक्सेस होते हैं, यहाँ पे हम शावर ले सकते हैं अंदर। और ये मिरर होता है, इसमें अपने आप को देख सकते हैं। रेडी होने के बाद इन्होंने यहाँ पे ड्रायर भी दिया हुआ है, नहाने के बाद आपको अपने बाल सुखाने हो तो। और यहाँ पर है आपका सिंक और टैप एरिया, यहाँ पे आप सुबह को ब्रश कर सकते हो, मुंह धो सकते हो, हाथ पैर धो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये तो है जी शावर एरिया बाथरूम का। यहीं से अगर हम लेफ़्ट में चले जाते हैं तो ये होते हैं टॉयलेट्स। ऐसा होता है कॉमन एरिया या कॉमन बाथरूम एरिया किसी भी हॉस्टल का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किचन कैसा होता है, कॉमन किचन। बाहर निकलने के लिए कोई एक्सेस वैक्सेस नहीं लगाना पड़ता, सीधे हम बाहर आ सकते हैं। सिर्फ अंदर जाने के लिए एक्सेस कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, एटलीस्ट ये वाले हॉस्टल में तो ऐसा ही है। तो किचन है इसका 7th फ्लोर पे। तो अब हम जा रहे हैं 7th फ्लोर। तो ये है जी किचन एरिया। ये यहाँ पे फ्रिज हैं 2-3, ये भी है। तो इसमें आप अपना खाना जो बच गया है, आपका जो सामान दूध वगैरह आप रखना चाहते हो तो इनमें रख सकते हो। पर यहाँ पे सबका सामान रहता है, तो कौन किसका उठा के यूज़ कर ले कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे लोगों ने अपना सामान रखा हुआ है। ये सारे बर्तन हम यूज़ कर सकते हैं, जितने भी गेस्ट होते हैं सबके लिए होते हैं अवेलेबल। बट यहाँ पे मोस्टली चीज़ें तो है ही नहीं, जैसे बाउल्स, प्लेट्स, चम्मच वगैरह बड़ी मुश्किल से ढूंढने पे मिलते हैं, इधर उधर फेंके रहते हैं लोगों ने यूज़ करके। और ये अपने स्टोव हैं, ये देखो स्टोव के ऊपर प्लेट रखी हुई है। इतने रिस्पॉन्सिबल लोग रहते हैं यहाँ पे। बर्तन देखो। तो ये है जी किचन एरिया, यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, अपना बनाओ और खाओ। बैकपैकर्स में जो मैं रहा था वहाँ और यहाँ के कंपैरिजन में मेरे को बैकपैकर्स वाला किचन ज़्यादा क्लीन लगा था। यहाँ पे क्लीननेस पे उतना कोई ध्यान नहीं है। आप देख ही सकते हो, ये टोस्टर है, इसमें आप ब्रेड टोस्ट करके मर सकते हो। तो ऐसा है भैया हॉस्टल का किचन। तो यहाँ पे खाना अपनी रिस्क पे ही बनाओ, अपने रिस्क पे ही खाओ। हो सके तो कुछ और देख लो, बट अगर नहीं हो सकता तो फिर तो बना के खाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये हर जगह वार्निंग साइन भी लगाया हुआ है, जिस पे लिखा है कि 10 बजे के बाद चेकआउट नहीं हो सकता, नहीं तो फ़ाइन देना पड़ेगा। और जी स्मोकिंग करोगे तो फ़ाइन देना पड़ेगा $250। तो जी ये है 4th स्ट्रीट हॉस्टल का टूर, जिसमें आपने देख लिया होगा रूम कैसा होता है, बाथरूम कैसा होता है, किचन कैसा होता है। बट ये आपको चीप और अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाता है। तो पुरानी है पहले दिन आके रहने के लिए, या फिर अगर किसी की फ़्लाइट जैसे रात को लैंड होती है 8 से 9-10 बजे के अराउंड टाइम, तो आप ऐसे घूम नहीं सकते ढूंढते हुए मैं आके हॉस्टल ढूंढूंगा। तो आपको पहले से लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ताकि आप रात को लैंड करके एटलीस्ट कहीं जाओ, थोड़ा आराम करो, उसके बाद आप अपनी सर्च शुरू करो अपार्टमेंट की या कोई भी टेम्परेरी अकोमोडेशन जैसा आपको ठीक लगे। वैसे तो एक और हॉस्टल हुआ करता था ऑकलैंड में WCA के नाम से, जहाँ पे मेरा एक फ्रेंड रहता था काफ़ी टाइम पहले। उसका जो प्राइवेट रूम था वो बहुत अच्छा था। उसमें आपको उसमें सब कुछ मिलता था, कबर्ड मिलता था, माइक्रोवेव ओवन होता था, एक छोटा सा फ्रिज होता था, रेडिएटर होता था सर्दी में गर्म करने के लिए, काफ़ी कुछ था उस रूम में। और वो काफ़ी, उसका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं था आपसे, बट
मैं वही रेकमेंड करता आपको। लेकिन मैं जब उसे चेक करने गया, आज मैं देखने गया कि वो हॉस्टल अभी भी वहाँ पर है या नहीं है, तो वो डिमोलिश हो चुका है, वो बिल्डिंग टूट चुकी है, तो वहाँ पे कोई हॉस्टल नहीं है। तो इसलिए जो बाकी बचे हुए हॉस्टल्स है उसमें से ये सबसे चीपेस्ट और अफोर्डेबल है अगर आपको लेना हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो न्यूजीलैंड आना चाहते हैं या आने वाले हैं और उन्होंने वीडियो देखी है, तो आई होप उनको कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ हेल्प मिली हो कि भाई हमको क्या करना है, आते ही कहाँ पर रहना है, कैसे अकोमोडेशन करना है। तो फिर मैं इस ब्लॉग को अब कर रहा हूँ यहीं पर ही एंड। मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में कल, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं रोज़ एक वीडियो डालता हूँ। तो कल वाली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।